हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं और हमने पिछले वीडियो में वर्ण पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। तो चलिए हम लोग देखते हैं शब्द। शब्द देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण को जब हम सार्थक रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो वर्ण होता है। तो शब्द होता है। तो शब्द के भेद, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द हो गए। जैसे सार्थक में कमल, घर, मिठाई आदि आदि। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे धम से कोई आवाज़ हुई, घड़ी, घंटे की टन टन की आवाज़, गाड़ी की फट फट की आवाज़, ये शब्द निरर्थक होते हैं। अब शब्द के भेद भी हैं, तो आइए शब्द के भेदों पर हम लोग ध्यान देते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के तीन भेद होते हैं। तो पहला रूढ़ शब्द है, ये रचना या बनावट है, इसे बनाया गया, रचा गया है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द जो शब्द के योग से नहीं बनते उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ये शब्दों के योग से नहीं बनते, जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आम है ना, आम, तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, आ और म। तो आ और म का कोई अर्थ नहीं होगा। तो अगर आम शब्द आ जाए तो ये क्या ऐसा शब्द होगा, रूढ़ शब्द होगा। वैसे ही हाथ है, कान, कलम, ये सब कैसे शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं। यानी जिसको हम अलग करेंगे, संधि विच्छेद जिसे कहते हैं, अलग अलग कर देना, विच्छेद कर देना, तो कोई अर्थ नहीं निकला, तो रूढ़ शब्द हो गया। अब आइए यौगिक, ये रचना के आधार पर हैं, जो शब्द के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो जैसे विद्यार्थी, अब देखिए यहाँ विद्यार्थी दो शब्दों के योग से बने हैं, विद्या और अर्थी। विद्या का भी अर्थ है और अर्थी उसको ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ विद्या और अर्थी दो शब्द हो गए। तो और इन दोनों का अलग अलग अर्थ भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। और देख लीजिए, छात्रावास है, छात्र प्लस आवास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि, तो इसको हम कहेंगे यौगिक शब्द। योग रूढ़ देखते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द कैसा हुआ, इसमें दो शब्द अलग करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो अपने सामान्य अर्थ को नहीं लेता है, जो उसका शब्दार्थ है उसको नहीं लेकर कोई विशेष अर्थ लिया जाता है। ठीक है, जैसे पंकज। अब पंकज शब्द क्या है, पंकज, देखिए पंक और ज अलग अलग क्या करेंगे तो क्या होगा, पंक और ज। पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न होना। तो भाई कीचड़ में तो बहुत सारे चीज़ उत्पन्न होते हैं, सिंघाड़ा है, और भी कीड़े मकोड़े सब जल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पंकज का प्रयोग हम विशेष अर्थ कमल के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे जलद है, जलद, जल माने जल माने देने वाला। जल तो आदमी भी देते हैं, बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जलद का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, एक विशेष अर्थ है बादल के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हुए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब आइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। उत्पन्न कैसे हुआ शब्द ना, उसके आधार पर हम शब्द के भेद देखेंगे। तो उत्पन्न जो हुआ, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के चार भेद होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, किसके, जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल, इसको हम हिंदी में उसी रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है तद्भव। ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पन्न कैसे हुए शब्द, तद्भव शब्द। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, अर्थात
जो शब्द संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए और हिंदी में प्रयोग होने लगे ना। जैसे पुष्प, पुष्प संस्कृत शब्द है, उसका बदला हुआ रूप क्या है? फूल है। ठीक है। अग्नि से आग, हस्त से हाथ, आम्र से आम, घृत से घी। ठीक है। या चाय इत्यादि, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। अब आते हैं हम लोग देशज शब्द। आम बोलचाल की भाषा। देशज शब्द कौन है? आम बोलचाल की भाषा। जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं ना, और हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, वेश, लोटा, डिब्बा, गमछा आदि, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं, देसी भाषा, देशज। और एक उत्पत्ति के आधार में एक है विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, वास्तव में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में फारसी शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। कौन सी संख्या सबसे अधिक मिलते हैं? तो वो है फारसी शब्द। तो ये आपके हो गए विदेशी या आगत शब्द। ठीक है। अब आते हैं, अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद मिले आपको, बनावट के आधार पर 3 थे। अब अर्थ के आधार पर देख लीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है। वो कौन से होते हैं? वाचक किसे कहते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है। ये शब्द की शक्तियाँ भी कही जाती है और ये आपके अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, किसी शब्द को बोलते ही उसका अर्थ अगर समझ में आ जाए तो उसे वाचक या अभिधा कहते हैं ना। जैसे घर आप बोले तो घर तो जान गए, आपको समझ में आ गया। नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि, तो एक ऐसा शब्द होंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होंगे और इसे अभिधा कहेंगे। ठीक है। और लाक्षणिक, दूसरा है लक्षणा। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन के अनुसार कोई दूसरा अर्थ लिया जाए उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द कहते हैं। ठीक है। ये लक्षणा शब्द परीक्षा में आते भी हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोहन गधा है। ठीक है। बोलते हैं ना, कोई बोल दिया कि मोहन गधा है या तुम गधे हो, तो यहाँ पर गधा का अर्थ गधा के समान मूर्ख से निकाला जाता है, न कि मोहन ही गधा नहीं हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि मोहन गधे के समान मूर्ख है। तो यहाँ पर जो गधा है वो क्या है? वो कौन सी शब्द शक्ति इसमें लगी है? तो लक्षणा है। ठीक है। तुम बड़े मूर्ख, तुम बड़े गधे हो, तो यहाँ गधा शब्द जो बोला जाएगा वह मूर्ख को दर्शाता है। तो ये कौन सी अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में कौन सा आएगा? लक्षणा आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। और अगला है व्यंजना। व्यंजना शक्ति है। व्यंजना तो वे शब्द जिनका न तो वाच्यार्थ लिया जाए और न ही लक्ष्यार्थ, इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा घर गंगा में है। ठीक है। अगर हमने कहा कि मेरा घर गंगा में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर गंगा में बना है, इसका मतलब है कि उसका घर गंगा के जैसा पवित्र है। ठीक है। गंगा के जैसा पवित्र घर है। जैसे 2 चोर आपस में बात करते हुए जाते हैं कि रात कितनी अंधेरी है। ठीक है। तो यहाँ पे रात कितनी अंधेरी है, तो रात कहने से उनका मतलब क्या है? उनका तात्पर्य है कि रात अंधेरी से नहीं बल्कि चोरी करने योग्य रात है। ठीक है। तो रात कितनी अंधेरी है, तो यहाँ पे कौन सा शक्ति होगा? व्यंजना। ठीक है। व्यंजना है यहाँ पे। ये अगला शब्द के बारे में देख लेते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, उसका रूप कैसे बदल जाता है। तो विकारी और अविकारी, 2 रूप आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो विकारी किसे कहते हैं? लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है। जो शब्द लिंग, वचन और कारक के से बदल जाएं तो वो तो विकारी हो गए।
उनमें विकार कोई आ जाए, तुम, जैसे तुम हो, वह, तो वह का वे भी हो जाएगा, तुम का तुम्हें हो जाएगा, बालक का बालकों हो जाएगा। तो रूप बदल गए कारक से या वचन से, लिंग से, तो विकारी होते हैं। और विकारी जो शब्द हैं वो 4 भेद भी उसके हैं विकारी के। कौन कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वह सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया है। अब आइए अभिकारी शब्द देखते हैं। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अभिकारी कहलाते हैं। ठीक है, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो अभिकारी कहलाएंगे। जैसे अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये क्या है? अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के अनुसार अभिकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है ना। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? चलने का, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो संबंध का बोध कराए। ठीक है, संबंध का बोध कराए वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे देखिए संबंध बोधक अव्यय में ये आपके सामने संबंध बोधक अव्यय है। देखिए जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के ओर, के साथ, के सामने ना, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए संबंध बोधक का, विद्यालय के सामने बगीचा है। ठीक है, तो ये संबंध बोधक अव्यय क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका बोध कराए, उसका संबंध कराए। यहाँ देख रहे हैं विद्यालय एक संज्ञा है, अब इस विद्यालय का संबंध बगीचे के साथ है, ये बोध कौन करा रहा है? के सामने। ठीक है, तो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के बाद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के सामने ये संबंध बोधक अव्यय है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो स्वतंत्र वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी 2 स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य उसको जोड़ दें, उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे किंतु, परंतु, अन्यथा, और, बल्कि, इसलिए, लेकिन ना, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे विराट और रोहित भाई हैं, तो यहाँ जो और देख रहे हैं और, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है ना। विराट और रोहित इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, जैसे राम बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, तो इसलिए क्या है? वहाँ पे समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर हम अगला वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। आप जी जहान से पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करिए। हमें पूर्ण यकीन है कि आप अपने मंजिल को अवश्य पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार।